हाँ जी, शुरू करें। यस सर। जी सर। अच्छा, तो वो कोई स्टूडेंट सवाल कर रहे थे एग्जाम्पल में, अब करें। सर आपने लॉग लेने का बोला था, तो इसमें तो लॉग ये बगैर ही होगी ये एग्जांपल सॉल्व। हाँ, जो सियाने बच्चे हैं वो लॉग लिए बगैर कर सकते हैं। बाइनरी नंबर के कैलकुलेशन, बाइनरी नंबर्स के साथ जो बंदा मतलब इजी है ना, उसकी प्रैक्टिस है, तो इसमें आप लॉग लिए बगैर ये कर सकते हैं। ओके सर। लेकिन जो लोग कैलकुलस की डोमेन दुनिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, वो फिर लॉग वाला फंक्शन इसके लिए यूज़ करें। सर हाँ जी, आपने 2 to the power of 16 equals to 64 किया हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आया। 2 to the power of 6 64 होगा, लेकिन 16 अच्छा नहीं, ये के भी है साथ। 1k इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 10 एंड 64 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। दोनों की पावर्स को ऐड कर लें। हाँ जी, क्लियर है। जी सर। जी सर। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं। आगे हम रोम्स के ऊपर आने लगे हैं। अब ये इस चैप्टर का एक मेजर सेक्शन है, रीड ओनली मेमोरीज। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनकी टाइप्स क्या होती है, हर टाइप का जो है वो क्या डिफरेंस है एक दूसरे के साथ, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। तो रीड ओनली मेमोरी की कुछ ब्रीफ डेफिनेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। कहता है रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। फॉर दिस रीजन रोम इज आल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो सबसे इसकी आप कह लें पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है जो इसको डिफाइन करता है वो यही है कि अगर आपके सिस्टम की पावर चला जाए तो रीड ओनली मेमोरी के ऊपर जो डाटा है वो रिटेन रहेगा, वो इसको लूज नहीं करेगा। और यही डेफिनेशन है, इसकी जो उल्टी डेफिनेशन है वो रैम की डेफिनेशन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, के पावर ऑफ होने से जो है इसका डाटा जो है वो उड़ जाता है रैम का। अच्छा, रोम की आगे फर्दर टाइप्स हैं जो हमने देखनी है। पहली टाइप है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी है ईपी रोम, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरी है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और चौथी टाइप जो हम देखेंगे दैट इज फ्लैश रोम। तो पहली टाइप के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको रोम का सिंबल दिखा दूं। रीड ओनली मेमोरी का ये बेसिक सिंबल है। इसके अंदर आपके पास एड्रेस बस है और इसकी विड्थ क्या होगी, ए। जो आपका ये डाटा आउट है ये वही चीज़ है, वाई। इसकी कैपेसिटी है 2 रेज़ टू पावर ए इंटू वाई। और इसके अंदर जो फर्दर कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो कौन कौन से हैं, आउटपुट एनेबल एंड चिप एनेबल। आउटपुट एनेबल सिग्नल का क्या फंक्शन होगा कि जब आपको पता है कि ये जो मेमोरीज हैं ये माइक्रो प्रोसेसर की डाटा बस के ऊपर कोई एक मेमोरी नहीं लगी हुई, इस तरह की मल्टीपल मेमोरीज लगी हुई हैं। ठीक है, तो आउटपुट एनेबल और चिप एनेबल सिग्नल क्या चीज़ कंट्रोल करेंगे कि इसकी आउटपुट जो है वो हाई इंपीडेंस स्टेट में है या डाटा सेंड करने वाली स्टेट में। वो दोनों काम इन सिग्नल से होंगे। असल में रोम के अंदर इन दोनों सिग्नल्स का एक ही काम रह जाता है, लेकिन जो आपकी रैम है उसमें इन दोनों का फंक्शन डिफरेंट हो जाता है, वो हम उधर जाके देखेंगे। और दूसरा आप ये समझ लें कि ये जो सिग्नल्स हैं, फॉर एग्जांपल आउटपुट एनेबल, ये तो सीधा सीधा इसके अंदर के ट्राई स्टेट बफर को कंट्रोल कर रहा है इस तरीके से कि माइक्रो प्रोसेसर जब इसको आउटपुट एनेबल सिग्नल भेजेगा तब ही इसने डाटा बाहर भेजना है।
और चिप एनेबल सिग्नल यूज होगा कि पूरी जो मेमोरी है वो बस पे कनेक्टेड है या नहीं है। किसी भी, ये आपने सिग्नल जो है ना हर आईसी के अंदर देखा होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर के शेयर्ड बस आर्किटेक्चर में जितने कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं उनमें चिप एनेबल का सिग्नल इसलिए रखा जाता है कि चिप एनेबल अगर आप सिग्नल डीएक्टिवेट कर दें तो पूरा चिप ऐसे बिहेव करता है जैसे वो सिस्टम के अंदर है ही नहीं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। इसी वजह से इसका नाम चिप एनेबल रखा गया। आगे हम मैम रोम की पहली टाइप के ऊपर चलते हैं, दैट इज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसका दूसरा नाम इसने रखा हुआ है OTP रोम, वन टाइम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके जो बेसिक फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इधर लिखे हुए हैं। कहता है ए PROM इज ए यूजर प्रोग्रामेबल मेमोरी दैट द यूजर कैन बर्न इंफॉर्मेशन इनटू, एंड फॉर एवरी बिट ऑफ द PROM देयर एग्जिस्ट ए फ्यूज। PROM is programmed by blowing the fuses. If the information burned into PROM is wrong, that PROM must be discarded since internal fuses are blown permanently. For this reason, PROM is also referred to as OTP, one-time programmable ROM. The process of programming ROM is also called burning ROM and requires a special equipment called a ROM burner and ROM programmer. तो ये रीड ओनली मेमोरी के बेसिक फीचर्स हैं कि एक तो इसके लिए आपको अलहदा प्रोग्रामर चाहिए होता है, आप सिस्टम के अंदर लगे हुए इसको कभी भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। और दूसरा ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, इसमें फ्यूजेस लगे होते हैं, उनको आपने ब्लो कर देना है, लॉजिक आपकी प्रोग्राम होगी उसमें जीरोस और वंस की फॉर्म में। तो अब ये आप चेंज नहीं कर सकते। ये स्पेलिंग थोड़ा ठीक करना। आगे हम मेमोरी रोम की दूसरी टाइप के ऊपर चलते हैं, दैट इज द EPROM। और ये किस चीज का एब्रीविएशन है? एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं? पहली रोम का हमने फीचर देखा था कि वो वन टाइम प्रोग्रामेबल है और दूसरा उसके लिए आपको अलग प्रोग्रामर चाहिए। इसके फीचर क्या है? EPROM was invented to allow changes in the contents of PROM after it is burned. EPROM can be programmed and erased. एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया। EPROM can be programmed and erased thousands of times. ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइम इसको अरेज कर सकते हैं और डाटा इस पर दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। The only problem with the EPROM is that erasing its contents can take up to 20 minutes. और इसकी वजह आगे आ रही है, कहता है all EPROM chips have a window that is used to shine ultraviolet radiation to erase its contents. And EPROM is also referred to as UV erasable EPROM or simply ultraviolet EPROM. Programming voltages can be up to 12.5 volts. तो ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। तो इसमें इसका जो सबसे बड़ा ऑड सा फीचर है ना वो ये है कि इसको अरेज करने के लिए एक अल्ट्रावायलेट लैंप के नीचे रखना पड़ता है, तब इससे डाटा अरेज होता है। फिर आप इसको प्रोग्रामर के अंदर लगाते हैं सॉकेट के अंदर और इसको इस पे डाटा बर्न करते हैं। अच्छा, ये इसके चिप की पिक्चर है और इसका सिंबॉलिक डायग्राम है। तो ये अगर आप आईसी देखें, ये आईसी आपने शायद जिंदगी में इस तरह का पहली बार देखा हो जिसमें एक शीशे की खिड़की भी लगी हुई है। ये नजर आ रही है? क्यों फैजान? जी सर। ये जो आईसी के सेंटर पे ग्लास विंडो लगा हुआ है, इसका क्या काम है? सर रेडिएशंस को एंटर करने के लिए, हाँ, ताकि बाद में इरेज कर सकें। हाँ, जब आपने इसको रेज करना होगा आप इस चिप की ऊपर वाली साइड को अल्ट्रावायलेट लैंप के नीचे रख दें, इस ग्लास विंडो से इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज जाएंगी, इसको रेज कर देंगी। तो अच्छा, ये इसका सिंबल डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं अभी हमने वो जो सारी कैलकुलेशंस की हैं
एड्रेस और डाटा पिन्स की, तो आपको पता लग सकता है इस मेमोरी की कैपेसिटी क्या है। इसमें अब आप डाटा पिन्स काउंट करना शुरू करें। डाटा पिन्स हमारे पास बन जाती हैं ये। सर हाँ जी। सर अगर हम इस रोम का जो डेटा चेंज कर सकते हैं फिर वो रोम तो ना हुई, मतलब कि रोम तो डेटा चेंज हो ही नहीं सकता। रोम का डाटा चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सर रीड ओनली मेमोरी नहीं होती, मतलब एक ही दफा उसके अंदर डेटा आ सकता है, बाद में नहीं हम चेंज कर इसका सकते हैं। नाम कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें ना, वो क्या है कि इसे हम रोम इसलिए कहते हैं, इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। और वो जो आप सवाल कर रहे हैं ना कि इसको हम अगर राइट कर सकते हैं तो रीड ओनली क्यों कह रहे हैं, जो आपका सॉफ्टवेयर है जब एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं ना, वो रोम को कभी राइट नहीं कर सकता, उसने उसको सिर्फ रीड ही करना है। जो मेमोरी राइट भी होगी वो कौन सी है? वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन आपको पता है अगर आप इसको प्रोग्राम ही ना कर सके फिर इस मेमोरी का फायदा? आप इस पे पहली बार डाटा कैसे डालेंगे? सर ये तो स्टोरेज के लिए यूज होगी ना, क्या एज चीज रैम स्टोर? तो। आप इसमें क्या रोम जो स्टोर है करेंगे? इसके अंदर हमारी अपनी पर्सनल फाइल्स होंगी, वो फाइल्स होंगी जिसकी बेसिस के ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर रन कर होगा, मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन कोड होगा वो इसमें स्टोर होगा। हाँ हाँ, एग्जीक्यूशन कोड ही स्टोर करना है ना इसमें। तो आपने उसको स्टोर करने के लिए राइट तो करना है कि नहीं? जी सर, एक दफा तो करना पड़ेगा। एक दफा तो करना पड़ेगा। और ये अभी तक आपके कंप्यूटर में यूज होते हैं इस चीज। आपका जो ये बायोस सिस्टम होता है कंप्यूटर का, वो सारा रोम का इसी लगा होता है हर डेस्कटॉप और ये लैपटॉप के अंदर। उसको कोई भी प्रोग्राम जो है आराम से प्रोग्राम नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरर अपना एक सॉफ्टवेयर देता है जो उसको वन टाइम प्रोग्राम करता है। तो हम किसके ऊपर थे? अरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था, अब हमने इसमें डाटा ऑर्गेनाइजेशन देनी है। ये फिगर 10.1 है आपकी बुक की। तो इसमें आपको डाटा पिन्स कितनी नजर आ रही हैं? डाटा पिन्स कौन सी हैं इसमें? ये इसने ओ से शुरू की है। ओ इज एब्रीवेशन ऑफ आउटपुट। हाँ जी। 8. हाँ, 8 डाटा पिन, O0 से O7 तक। और इसमें एड्रेस पिन्स कितनी है? ये हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये हो गई। एड्रेस पिन्स कितनी है इसमें? 11. एक बार फिर काउंट करें। अभी तक आपने 13 13 13 होंगी। 13 13. 13 इसमें आपकी डाटा पिन है, सॉरी 13 एड्रेस पिन है। तो इसकी कैपेसिटी क्या बन गई? क्या बन जाएगी ये? 64K। और ये जो 64 का नंबर है, ये आपको चिप के नंबर में नजर आएगा। ये चिप का नंबर है 2764। 64 का मतलब है 64K का चिप है। तो ये 64 कैसे आया है? ये मैंने ये एक्सप्रेशन अप्लाई किया ना। मैं एक बार फिर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लूं। 2 raised to the power 13 मल्टीप्लाई बाई 8। मैंने तो कैलकुलेट कर लिया, मेरा आंसर ठीक है। पहले जुबानी लिख दिया था। ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको कुछ और पिन्स भी नजर आएंगी। वो जब मैंने आपको बताया था कि इसमें, क्योंकि इसने शेयर्ड बस के साथ कनेक्ट होना, तो आपके पास सर VPP चिप एनेबल है। नहीं, ये देखें, ये आपका चिप एनेबल सिग्नल है, ये वाला, ये आउटपुट एनेबल है, ये VCC इसके लॉजिक सप्लाई वोल्टेज है, ये ग्राउंड है। अब पीछे ये दो पिन रह गई हैं, VPP एंड PGM। VPP पे आपने देने हैं प्रोग्रामिंग वोल्टेज, दे कैन बी अप टू 12.5 वोल्ट, जबकि जो VCC है ये 5 वोल्ट से ऊपर नहीं दे सकते। ये हमें चिप की डाटा शीट देखनी पड़ती है कि प्रोग्रामिंग वोल्टेज कितने VPP, और यहाँ पे आपका ये प्रोग्रामिंग की पिन है। जब आईसी को प्रोग्राम करना है तो इस पिन को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये आपका EPROM चिप है। आगे चलो। सर इसमें ये NC क्या है? सर नंबर 26 जी। व्हाट इज NC? किसी चिप के अंदर अगर कोई पिन खाली छोड़ देना उसको कहते हैं नॉट कनेक्टेड। NC इज एब्रीविएशन ऑफ नॉट कनेक्टेड। तो ये 28 पिन का जो आईसी है इसमें 27 पिन यूज हो रही हैं, एक नॉट कनेक्टेड है। चिप PGM का आपने क्या बताया था? ये प्रोग्रामिंग की पिन है ना, जब आपने पहली बार चिप को प्रोग्राम करना है। वो जो पहले स्टूडेंट ने सवाल नहीं किया था कि रीड ओनली मेमोरी है तो हम इस पे डाटा कैसे राइट कर सकते हैं, तो सही सर। रोम को आपने, जारी बात है, डाटा उस पर कुछ राइट करेंगे तभी रीड कर सकेंगे ना। लेकिन फ़र्क इसका बिहेवियर में ये है, अगर आप रैम के साथ कंपेयर करें, एक बार डाटा राइट कर दिया वो डिलीट नहीं होता, उड़ता नहीं है, और ना आप उसको आराम से चेंज कर सकते हैं अनलेस कि आप इसको प्रोग्रामर के अंदर ना लगाएं। तो इसका जो प्रोग्रामिंग सर्किट और सिग्नल्स है वो अलग होते हैं। अच्छा, मजीद आगे? जी जी सर आप कह रहे थे कि प्रोग्रामिंग के लिए PGM यूज होता है, तो VPP भी तो आप कह रहे थे कि प्रोग्रामिंग वोल्टेज हम दे रहे होते हैं। नहीं, प्रोग्रामिंग का सिग्नल अलग है, सप्लाई वोल्टेज अलग है। ये इसी तरह जैसे VCC जैसे सप्लाई पिन ओके सर। और लॉजिक के सिग्नल्स फिर अलग है, इसी तरह वो सप्लाई वोल्टेज है प्रोग्रामिंग के, और प्रोग्रामिंग सिग्नल PGM पिन पे देना। बाकी डिटेल आपको मिलेगी इसकी डाटा शीट के अंदर, किस तरह कंट्रोल करना है इसे, राइट करना। सर PGM के साथ हम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट लगाएंगे ना जो इसे प्रोग्राम कर रहा होगा। ये जो प्रोग्रामर का काम है, जब प्रोग्रामर इसका डिजाइन होता है ना, यस सर। उसके पीछे भी एक कोई माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर लगा होता है, वो इस सिग्नल को कंट्रोल। सर ये 64 के कैसे आ रहे हैं, 65 के नहीं बनता? हाँ, ये बंदे ने अच्छा सवाल किया। क्या नाम है इसका? सर राहील। ये आपकी बात भी ठीक है, मेरी बात भी ठीक है। बाज़ का दो बंदों की बातें ठीक होती हैं, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। असल में ठीक है। एक्चुअल वैल्यू है ना, ये बनेगी 65536। यस सर। तो ये 64 के मैंने कैसे लिख दिया? डिवाइड बाय 1096। 1096 नहीं, 1024। हाँ। ये देखा, आपको पता है ऐसी मेरे साथ छेड़ाखानी कर रहे थे। रही सर ये दूसरा बंदा। अच्छा, दूसरा बंदा। चले आगे चले। आगे हमारे पास जो रोम आ रही है, इट इज इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये कहता है द मेथड ऑफ एरेजर इज इलेक्ट्रिकल इंस्टेड ऑफ अल्ट्रावायलेट। इसमें आप चिप को एरेज करने के लिए लैंप के नीचे नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रिकली एरेज कर सकते हैं।
In electrically erasable PROM, one can select which byte to be erased in contrast to UV EPROM. तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 64K का चिप है लेकिन आपने सिर्फ उसमें से 1000 बाइट्स को एरेज करना है। अब वो जो पहले वाला चिप था वो पूरा एरेज होगा, लेकिन ये वाला जो चिप है इसमें आप कोई भी एक सेक्शन, कोई बाइट्स अलग से एरेज कर सकते हैं। आगे कहते हैं कैन बी प्रोग्राम्ड एंड erased while it is still in the system board. It does not require physical removal of the memory chip from its socket. ये भी इसका एक अच्छा फीचर है कि ये इन सिस्टम ही प्रोग्रामेबल है, प्रोग्रामर में अलग नहीं डालना पड़ता। एंड द प्रोग्रामिंग वोल्टेज कैन बी 12.5 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो ये डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी कि मैन्युफैक्चरर ने किस तरह का इसको डिज़ाइन किया, इसके प्रोग्रामिंग वोल्टेज दोनों तरह के आते हैं। आगे हम आते हैं फ्लैश मेमोरी के ऊपर। ये वो मेमोरी है जो आप सबकी जेबों में पड़ी होती है, फ्लैश मेमोरी। तो इसका इंट्रोडक्शन ये देता है, सिंस द अर्ली 1990s फ्लैश रोम हैज बिकम ए पॉपुलर यूजर प्रोग्रामेबल मेमोरी चिप। द प्रोसेस ऑफ एरेजर ऑफ द entire contents takes only a few seconds, hence its name is flash memory. The erasure method is electrical and for this reason it is, ये थोड़ी गलती हो गई। The erasure method is electrical and for this reason it is also referred to as flash EEPROM. The major difference between EPROM and flash memory is that, एक और गलती हो गई, is that when the flash memory's contents are erased, the entire device is erased. In contrast to EEPROM where one can erase a desired section or byte. तो ये दोनों का फर्क है इलेक्ट्रिकल एरेजेबल और फ्लैश मेमोरी का, कि इसमें पूरा एक सेक्टर एरेज करना पड़ता है फ्लैश रोम के अंदर, जबकि जो आपका EEPROM है उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक बाइट को भी एरेज कर सकते हैं। तो अच्छा, ये टेबल 10.2 है आपकी बुक का, 2 स्लाइड्स के अंदर मैंने एक्सपेंड किया हुआ है, जिसके अंदर इसने सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट EPROM के चिप्स दिए हैं, ये सारे उसके चल रहे हैं। फिर ये आपको EEPROM के 3-4 चिप्स बताएगा और फिर फ्लैश रोम के। इसमें इनके जो मेन पैरामीटर हैं आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक्सेस टाइम बताइए, स्पीड बताइए, कितने नैनो सेकंड के बाद ये डाटा रीड कर लेगा। फिर इसकी कैपेसिटी है, फिर डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर पिन्स हैं, और ये VPP है, वो जो आपने जिस पे काफ़ी सवाल किए थे कि VPP कौन सी पिन है। ये इनफैक्ट इसके प्रोग्रामिंग वोल्टेज हैं। 2716 में आपको 25 वोल्ट प्रोग्रामिंग वोल्टेज चाहिए। ठीक है, और ये चिप आपको मैक्सिमम 4 मेगा तक अवेलेबल है, जिसके अंदर डाटा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास 512K × 8। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास EEPROM के ये चिप्स हैं, ये इसने दिए हैं। ठीक है, ये इनका एक्सेस टाइम है फ्रॉम 150 नैनोसेकंड अप टू 250 नैनोसेकंड्स। ठीक है, ये है इसके अंदर आपके पास कैपेसिटी, ये है हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे 8 बिट के चिप्स हैं। डाटा पिन्स दे आर 8, ये टोटल नंबर ऑफ पिन्स हैं इसी की, ये इसके प्रोग्रामिंग वोल्टेज है, VPP आर 5 वोल्ट्स। उसके बाद अगर आप फ्लैश रोम के ऊपर आते हैं तो ये सारे उसके चिप्स दिए हुए हैं, इसका भी ऑलमोस्ट वही आपके पास एक्सेस टाइम है, और ये हमारे पास इसकी कैपेसिटी है, ये डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर ऑफ पिन्स है, और ये प्रोग्रामिंग वोल्टेज है, डाटा अप टू 12 वोल्ट्स। तो ये अब हमने देख चुके हैं रोम के कंप्लीट चिप्स along with their symbol diagram,
पिन डिस्क्रिप्शन, कैपेसिटी, एक्सेस टाइम और प्रोग्रामिंग वोल्टेज, सारी चीजें देख रही हैं। कोई सवाल करें इसमें? इनफैक्ट अब आप इस मेमोरी चिप को अपने लॉजिक के सर्किट में यूज कर सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आप डाटा शीट देखें और इसको यूज करें। यूज करने का इसका तरीका वही है। वो क्या है कि आपने एड्रेस 13 बिट एड्रेस इन पिन्स के ऊपर भेजना है। ये जो सारी इसकी एड्रेस पिन है, तो जितना इसका एक्सेस टाइम है उतनी देर बाद जो डाटा है वो इन डाटा पिन्स पे बाहर आ जाएगा यहाँ से। और ये बाहर तब आएगा अगर आपने आउटपुट इनेबल और चिप इनेबल को लो रखा हुआ, यानी एक्टिव किया हो। ये तो आपको पता नहीं है बार क्यों डाला हुआ है हमने इसके ऊपर। यस सर सर, एक्टिव लो है। हाँ, ये एक्टिव लो सिग्नल है। तो जब इन दोनों सिग्नल्स को लो करेंगे, इसकी पिन्स पे एड्रेस दें, तो तकरीबन जो इसने एक्सेस टाइम इधर लिखा है 2764 हमारा कौन सा चिप है, ये वाला, ठीक है। तो 250 नैनो सेकेंड्स के बाद उसका डाटा बाहर आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जो फ्लैश रोम है सर, उसमें आप कैसे जिस तरह सेक्टर रेज कर रहे होते हैं, तो सर जब हमने कुछ डिलीट करना होता है उस सेक्टर में, अगर फॉर एग्जांपल और भी डाटा पड़ा है, सिर्फ एक मखसूस चीज़ हम डिलीट नहीं करना चाह मतलब डिलीट करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें और भी डाटा पड़ा है, तो सर वो भी जब रेज हो जाता है तो सर फिर हमें दोबारा राइट करवाना पड़ता है उधर उसी सेक्टर ये में? चीज जो है ना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, उसको पता है कि उसके साथ कौन सी मेमोरी कनेक्ट हुई है, फिर उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल्ड है फ्लैश ड्राइव का, ठीक है। तो वो उस पर रीड राइट करते हुए ध्यान रखता है कि एक फाइल जो है वो एक सेक्टर में रहे, दूसरे सेक्टर को ओवरलैप ना करे, ताकि अरेज करते हुए दूसरी फाइल का सेक्शन रिमूव ना हो। ये मेरी तरफ से मतलब एक अजम्पशन है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये जो सारी मैनेजमेंट है ना, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर करते हैं। हमारे लिए ये विजिबल नहीं है कि वो किस तरह कर रहा है। लेकिन सर बाय इसी डेफिनेशन इसी चीज के लिए डाटा हेडरूम यही रखा होता है डेफिनेशन कि है कि पूरा चार। सेक्टर रेज होता है। यस सर। बाकी सर काम डाटा सर, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना वो उन्होंने इतना छोड़ा होता है बीच में कि एक स्पेयर पॉकेट्स होती हैं। लाइक अगर हमारे पास 4 GB की यूएसबी है तो उसके अंदर हमारे पास अवेलेबल जो होता है वो 3.7 GB होता है। तो वो डाटा ओवरलैप हेडरूम के लिए उन्होंने इतना बीच में छोड़ा होता है। सेकंड हमारे पास जो होता है कि अगर हमने मेमोरी रिफ्लैश करनी है, अगर हमने रिकवर करनी है तो उसके लिए भी छोड़ा होता है। हाँ ये कह सकते हैं, ये भी अजम्पशन ही है। लेकिन मेरे हिसाब से ये इसकी वजह ये भी हो सकती है, वो जो 4 GB की हमें 3.7 नजर आ रही होती है ना, मैन्युफैक्चरर जब ये कहता है ना कि उसकी हार्ड, वो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, वो अगर कहता है कि उसने फ्लैश ड्राइव या हार्ड ड्राइव 4 GB की दी है, तो उसने अपना जो गीगा है वो 10⁻9 रखा होता है। वो इसको 2⁻30 नहीं रखता। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक रीजन ये हो सकती है। और दूसरा वो यूनिट की कन्वर्जन है, ठीक है। 4 गीगा को जब आप, अगर वो ये है भी, तो इसको जब आप टोटल नंबर ऑफ बिट्स फॉर एग्जांपल इतनी है 4 इंटू 10⁻9, जब आप इसको यूनिट्स, कंप्यूटर अपने यूनिट्स में कन्वर्ट करता है तो वो आपको कम नजर आती है। एक रीजन ये भी हो सकती है। बाकी अगर आपने इसको स्टडी किया है कि इसमें कोई स्पेयर पॉकेट्स इस वजह से रखी जा सकती हैं, तो ये रीजन भी हो सकती है। आपने किसी आर्टिकल में स्टडी किया है? क्यों भाई? सर वो 1000 अगर 24 से भी डिवाइड कर देंगे तो 3.9 GB हमारे पास अवेलेबल होगा। वो और सीन है। और उसके बाद जो हमारे पास 3.79 और नहीं, आप तो 3.9। कह रहे हैं कि स्पेयर पॉकेट्स इसमें रखी जाती हैं। आपने इसको किसी आर्टिकल में स्टडी किया, डाटा शीट में कोई रेफरेंस है आपके पास? सर रेफरेंस तो फिलहाल नहीं है, लेकिन स्टडी मैंने किया था काफी देर। उस वक्त मैं पढ़ रहा था रैम रोम और ईसीसी मेमोरी के बारे में पढ़ रहा था। हाँ ये तो, जो ईसीसी रैम होती है हाँ डाटा तो अगर सर्वर आपके की। पास इसका रेफरेंस है ना, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये पॉसिबल है कि आप ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन उसको अभी हम एक्सेप्ट कर नहीं सकते, हमारे पास उसका कोई रेफरेंस नहीं है।
चलें सर, मैं देखूंगा ना, मैं मुझे दोबारा लिंक मिलता है तो फिर मैं शेयर कर। अगर लिंक मिलता है तो क्लास के साथ शेयर कर दें ताकि क्लास हमें भी ये चीज़ आगे मजीद समझ आए। यस सर। अच्छा, मजीद आगे चलें। आगे हम आने लगे हैं अगली एग्जांपल पे। फॉर रोम चिप 27128 फाइंड द नंबर ऑफ डाटा एंड एड्रेस पिन्स यूजिंग टेबल 10.2। ठीक है, तो ये 27128 कहता है, इसने टेबल 10.2 में कोई चिप दिया हुआ इस नंबर का, ये दिया हुआ, ये वाला आपका 27128 है। ठीक है, तो ये कहता है कि इससे आपने टेबल को देखते हुए इसकी डाटा और एड्रेस पिन निकालनी है। तो डाटा पिन उसने दी हुई है, कहता है इसकी कैपेसिटी 128 किलो बिट्स है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन ये है, डाटा पिन दी हुई हैं टेबल में, और आप अपने लॉग वाला फार्मूला लगा के इसकी एड्रेस पिन फाइंड कर लें जो कि निकलती हैं 14। एक्सप्रेशन आपने वो यूज़ करना है, c इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर a इंटू वाई, और y इसने हमें दिया हुआ इधर और c भी दिया हुआ, a आप निकाल। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, आगे हम अब रैम के ऊपर चलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके फीचर्स ये डिफाइन करता है, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के हैं। रैम मेमोरी इज कॉल्ड ए वोलेटाइल मेमोरी सिंस कटिंग ऑफ द पावर टू द आईसी विल मीन द लॉस ऑफ डाटा। ये इसका एक बड़ा बेसिक फीचर है जो इसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम रीड ऑन दी मेमोरी, कि पावर ऑफ होने से इसका सारा डाटा एरेज हो जाता है। समटाइम्स रैम इज आल्सो रेफर्स टू एज RAWM, रीड एंड राइट मेमोरी, इन कंट्रास्ट टू रोम विच कैन नॉट बी रिटर्न टू। तो इन सर्किट जो है, प्रोग्राम इसको रोम को राइट नहीं कर सकता लेकिन प्रोग्रामर राइट कर सकता। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रैम्स, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम एंड एनवी रैम। हमने इस चैप्टर में जो 2 चिप्स देखने हैं वो है डायनामिक रैम का और स्टैटिक रैम का। ये हमारे पास, अच्छा ये फिर गलती हो गई, ये हमारे पास रैम का सिंबल है। ये हमारे पास रैम का सिंबल है, इसमें एड्रेस बस है, इसमें डाटा इन बस है, डाटा आउट बस है, और क्योंकि ये दोनों बाई डायरेक्शनल होती हैं इसलिए एक ही डाटा बस इसमें शो की जाती है, डाटा जो इनपुट भी करेगा आउटपुट भी। लेकिन मैंने समझाने के लिए 2 अलग बसेस रख दी हैं बताने के लिए कि आप इस पर डाटा राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वही है, इसकी विड्थ a बिट्स है, इसकी y बिट्स है, डाटा इन भी y बिट्स है, इसमें आउटपुट का एनेबल का सिग्नल है, चिप एनेबल का सिग्नल है, और उसमें एक नया सिग्नल आ गया राइट सिग्नल। जब आप इसको एक्टिव करेंगे तब डाटा राइट होगा, अदरवाइज आपका इधर से डाटा रीड होगा मेमोरी से। तो इसका बिहेवियर इसी तरह, अगर आपने इस पे डाटा राइट करना है तो कौन कौन से सिग्नल आप इसमें एक्टिव करेंगे। जो डाटा राइट करना है उसका एड्रेस आपने इधर दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने दे देता हूँ 0x1, फिर मैं डाटा दे देता हूँ बाइनरी में फॉर एग्जांपल या हेक्स में 0x42। तो इस लोकेशन के ऊपर जब आप इस सिग्नल को 1 करेंगे और चिप एनेबल को आप 1 करेंगे, आउटपुट एनेबल को 0 करेंगे, तो ये डाटा जो है इसके अंदर राइट हो जाएगा, यानी इसकी जो लोकेशन 1 है उस पर 42 आ जाएगा। और डाटा का जब आपने रीड करना है यही एड्रेस दोबारा इसको दें। ठीक है, आउटपुट एनेबल को 1 करें, चिप एनेबल को 1 करें, राइट एनेबल को 0 करें, ये रीड के लिए, ये राइट के लिए। तो आपका जो भी डाटा है वो इस बस के ऊपर इधर से बाहर आ जाएगा, ये लोकेशन वाला डाटा इधर से बाहर आ जाएगा। तो ये इसका बिहेवियर है। और मजीद आगे हम देखते हैं कि जो इसकी पहली टाइप है डेट इज द स्टैटिक रैम। इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो इधर लिखे हुए हैं। कहता है स्टोरेज सेल्स इन ए स्टैटिक रैम मेमोरी आर मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स
and therefore do not require refreshing in order to keep their data. This is in contrast to DRAM. DRAM के जो है ना फ्लिप फ्लॉप नहीं होते, उसमें हमें रिफ्रेश करना पड़ता, इसमें रिफ्रेश का कोई प्रॉब्लम नहीं है. The problem with the use of flip flops for storage cell is that each cell requires at least 6 transistors to build and the cell holds only 1 bit of data. लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है और 1 बिट के लिए आपको 4 ट्रांजिस्टर चाहिए होते हैं. तो कहता है द यूज ऑफ 4 ट्रांजिस्टर सेल्स प्लस द यूज ऑफ CMOS टेक्नोलॉजी हैज गिवन बर्थ टू हाई कैपेसिटी SRAM, बट द डाटा कैपेसिटी ऑफ SRAM इज फार बिलो DRAM. तो SRAM जो है ना, इसके एडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेज यही है कि ये डाटा एक्सेस इसमें बहुत फास्ट है और रिफ्रेश साइकिल नहीं चाहिए इसको. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कैपेसिटी हमेशा DRAM से कम होती है. DRAM इज एब्रीविएशन ऑफ डायनामिक रैम. ये हमारे पास रैम का चिप है 6116 2K/8 SRAM. इसमें अगर आप देखें कि इनपुट आउटपुट पिंस ये डाटा पिंस हैं और यहां से आपकी ये एड्रेस पिन है. ठीक, तो इसमें आपके पास डाटा पिन्स कितनी है और एड्रेस पिन्स तो नजर आ रहे हैं. डाटा पिन्स 8 है, एड्रेस पिन्स 11. तो इसकी कैपेसिटी क्या बन गई 2⁻11 into 8. सर 16K. हाँ जी 16K बन गई. और इसमें आपको कुछ और सिग्नल नजर आएंगे. फॉर एग्जांपल इसमें आपको ये VCC पावर सिग्नल है, ग्राउंड इज द पावर सिग्नल, और बाकी 3 बड़े सिंपल से सिग्नल हैं जिनका फंक्शन आपको सारा बता दिया. राइट एनेबल, आउटपुट एनेबल एंड चिप सेलेक्ट. इनका फंक्शन वही है जो मैंने ये पीछे सारा बताया. ये वाला रीड करते हुए और राइट करते हुए इनका क्या फंक्शन होगा. इसमें कोई आपको प्रोग्रामिंग पिन और प्रोग्रामिंग वोल्टेज सप्लाई पिन नजर नहीं आएगी, इसमें जरूरत ही नहीं है. इट इज अ रैम. इसमें सारा रीड राइट डाटा पिन्स के थ्रू होगा. और आपको अब ये बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा कि इसकी जो डाटा पिन्स हैं वो बाई डायरेक्शनल है. कंप्यूटर CPU उस पर डाटा भेजेगा भी, उधर से रिसीव भी करेगा. ये किस तरह हो रहा है ये सारा एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ यूजिंग द ट्राई स्टेट बफर्स. इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर. नो सर. अच्छा, मजीद आगे चलते हैं. ये SRAM का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है. इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बता रहा है कि इसमें जब आप एड्रेस प्लेस करते हैं, जो एड्रेस रिकॉर्डर है ये पूरा मेमोरी का एरे लगा हुआ है उसको कंट्रोल कर रहा है. इनपुट आउटपुट डाटा है, ये आपको बाई डायरेक्शनल बफर्स नजर बाई डायरेक्शनल ट्राई स्टेट बफर लगे नजर आ रहे होंगे. ठीक है, तो ये डाटा इनपुट आउटपुट कंट्रोल इसके पास है और ये भी ट्राई स्टेट बफर लगे हुए हैं. ठीक, और ये इसका कंट्रोल सर्किट है, ये इसके बेसिक सिग्नल हैं. तो ये एक बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है इसका. ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसके अंदर हम देखेंगे कि मेमोरी को जब आपने राइट करना है, फॉर एग्जांपल SRAM, तो उसका राइट साइकिल क्या होगा. तो अच्छा, इसने बेसिक स्टेप्स भी नीचे लिख दिए हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं ना. पहला स्टेप कहता है when you have to write the data on an SRAM, it is a write cycle. प्रॉब्लम आप समझ रहे हैं ना. हम बाइनरी डाटा को मेमोरी पे राइट करना चाह रहे हैं, तो सिग्नल्स आपने किस तरीके से देने हैं, ये वाले एड्रेस, चिप सेलेक्ट, राइट एनेबल, डाटा. तो कहता है जो पहला स्टेप है
प्रोवाइड द एड्रेसेस टू पिन्स A0 to A11। सबसे पहला काम है आपने ये एड्रेस प्लेस कर दिया। इसको मैं फॉर एग्जांपल कोई एड्रेस दे देता हूँ 0x10। ये पहला स्टेप है। फिर ये कहता है एक्टिवेट द चिप सेलेक्ट पिन। ये जो आपकी चिप सेलेक्ट पिन है दूसरे नंबर, इसको आपने एक्टिवेट कर दिया, यानी कि लो कर दिया। आगे ये कहता है मेक राइट एनेबल इज इक्वल टू 0 वाइल रीड इज इक्वल टू 1। ठीक है, राइट एनेबल 0 करने का मतलब है यही रीड सिग्नल भी है। तो राइट एनेबल आपने 0 कर दिया, थर्ड स्टेप। तो इसको 0 करने के बाद आपने इसको 0 करना। फिर कहता है देन प्रोवाइड द डाटा टू द पिन्स। इसको आपने लो करने के बाद, राइट एनेबल लो करने के बाद आपने फोर्थ नंबर पे क्या करना है, डाटा पिन्स को डाटा देना है। और डाटा को कितनी देर के लिए आपने इधर होल्ड रखना है, आगे ये वही चीज बता रहा है। फिर कहता है मेक राइट एनेबल इज इक्वल टू 1 एंड डाटा विल बी रिटर्न इनटू SRAM ऑन द पॉजिटिव एज ऑफ द राइट एनेबल सिग्नल। अब ये जो दो टाइमिंग्स है ना, डाटा होल्ड टाइम एंड डाटा सेटअप टाइम, ये आपको मिलेंगे डाटा शीट से। इसकी जो डाटा शीट है उसमें ये बताएगा कि इतने नैनो सेकेंड के लिए आपने इसको लो रखना है राइट एनेबल पल्स को, और उसके बाद इसको आपने हाई करना है, और इतने नैनो सेकेंड तक आपने इस डाटा को इधर रखना है, रिमूव नहीं करना। जब आपका ये पूरा टाइम इलैप्स हो जाए, डाटा सेटअप टाइम एंड डाटा होल्ड टाइम, तब आप डाटा को रिमूव कर सकते हैं और बाकी सारे सिग्नल्स को आप वापस कर दें, डीएक्टिवेट कर दें। तो ये है SRAM का राइट साइकिल, हाउ टू राइट सम बाइनरी डाटा ऑन एन SRAM along with the figure and the steps। इसमें कोई सवाल है? सर जो एड्रेस का 10 आपने दिया वो कैसे दिया, या वो रैंडमली दिया आपने ऐसे? ये रैंडमली दिया, कोई दे दे एड्रेस। अच्छा, ये एड्रेस तो आपने देना ना जिस लोकेशन से डाटा को रीड करना है। सही है। जब आप सिस्टम डिजाइन करने पे आते हैं ना पूरा जीरो लेवल से, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अमूमन हमारे इंजीनियर सिस्टम को यूज करते हैं, डिजाइन कम ही करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी डिजाइन करना पड़े तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। डाटा शीट के अंदर स्पेशली ये चीज देखनी पड़ती है कि डाटा सेटअप होल्ड टाइम कितना है, इन सिग्नल्स को कब एक्टिव करना है और डीएक्टिवेट करना है। आगे हम इसका रीड साइकिल देखते हैं। रीड साइकिल इज सिंपल, हमने डाटा को रीड करना है SRAM से। उसके क्या स्टेप्स बताता है, कहता है पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है, प्रोवाइड द एड्रेस टू पिन्स A0 to A11, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द एक्सेस टाइम TAA। ठीक है, यहाँ पे आपने एड्रेस प्लेस कर दिया, ये पहला स्टेप है, ये एड्रेस प्लेस कर दिया। दूसरा स्टेप कहता है एक्टिवेट द चिप सेलेक्ट पिन। ये आपने चिप सेलेक्ट पिन को एक्टिवेट किया, और इसने ये इसके साथ आउटपुट एनेबल को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसने लिखा नहीं है, लेकिन ये आप इसको भी एक्टिवेट करें, दोनों को लो कर दें, दोनों एक्टिव हो जाए। फिर ये कहता है वाइल राइट एनेबल इज इक्वल टू 1, इसको 1 ही रखना है पूरे साइकिल में। ए हाई टू लो पल्स ऑन द आउटपुट एनेबल will read the data out of the chip। ठीक है, ये जो हाई टू लो पल्स है, इसके बाद आपके पास ये वैलिड डाटा जो है वो डाटा बस पे आ जाएगा। और एड्रेस प्लेस करने के बाद ये कितनी देर बाद आएगा, जो भी मेमोरी का एक्सेस टाइम है, और ये आपको मिलेगा डाटा शीट से। तो इसके बाद डायनामिक रैम आएगी, उसको इंशाल्लाह हम अगले वीक में देखेंगे। आज का लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं। अगर मज़ीद कोई सवाल है किसी का तो करें। सर हाँ जी, सर जो नेक्स्ट वीक क्विज होगा सर, उसका जितना हम पढ़ चुके हैं वो होगा या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है?
नेक्स्ट वीक आपका जो क्विज है वो ये जितना आप पढ़ चुके हैं आज तक। ओके सर। सर क्विज किस टाइप का होगा, लाइक ऑब्जेक्टिव, लाइक प्रॉब्लम्स होंगी किस तरह का? शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल हो सकती है जैसे हमने अभी देखी है। सही सर। एंड सर दूसरी बात, आप मुझे प्रेजेंट मार्क कर सकते हैं? हाँ अटेंडेंस में लगा देता हूँ बुक की राय। थैंक यू सर। क्या नाम? शुक्रुतुल्लाह। सर मैं भी प्रेजेंट, सैयद अब्दुल्ला। सैयद अब्दुल्ला। सर रजा प्रेजेंट सर। 21 अब्जाती। 21 हमजा तीक। सर जिशान अली 23 हसन 41 जिशान। और कौन? हसन रजा 23 लियाकत 23 हसन रजा। यस सर। सर ये काइंडली क्विज का एक दफा दोबारा बता दें। उमर वकास लियाकत सर मोहम्मद उमर वकास।